अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 का 19वां मरहला शुरू करने का ऐलान किया है। अब पासदाराने इनकलाब का ये कहना है कि इसराइल और अमरीका के अहदाफ पर भरपूर हमले जारी हैं। ईरानी फोर्सेस के मिसाइल और ड्रोन हमले खित्ते में अमरीकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और मकबूजुल मक़दस में कई अहम इसराइली मकामात को निशाना बनाया गया है और इस खित्ते में अमरीका और इसराइल के 7 जदीद रेडार सिस्टम्स को तबाह किया गया है। पासदाराने इनकलाब का यह भी कहना है कि ईरानी हमलों से अमरीकी और इसराइली निगरानी का निज़ाम अब अंधा हो गया है और इसराइली वजारत दिफा की इमारत और बिन गोरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। जबकि 100 घंटों से इसराइल में सायरन बज रहे हैं। अवाम शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइली हमलों की शिद्दत और दायरा-ए-कार आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से अपने जंगी बहरी जहाज को तबाह हमला करने के गर्क का बदला भी ले लिया है और अमरीकी बहरिया के जंगी दस्तों ने आज खलीज फारिस के शिमाली हिस्से में एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि जहाज को खलीज फारिस के शिमाल में एक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसे अमरीकी टैंकर में लगने वाली आग अब भी भड़क रही है। जबकि ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों से अब तक 1230 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इल्जाम लगाया है कि अमरीका ने ईरानी बहरिया के जंगी जहाज को डुबोकर समुंदर में एक संगीन जुल्म किया है और इसके नताइज अमरीका को भुगतना पड़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपना बयान दिया और कहा कि अमरीकी कार्रवाई ईरान के साहिल से करीबन 2000 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में की गई है। ईरानी सूरत हाल पर ही हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईरानी सफ़ीर डॉक्टर सईद तालबी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के हवाले से। यकीनन हम इस पर गहरे दुख और रंज का इजहार भी करते हैं। एज अ नेशन, एज मुस्लिम कंट्री, हम सबसे पहले तो इस पर ताज़ियत, अफसोस का इजहार पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान कहीं पर भी बसते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या कहीं पर भी हैं, वो इस शहादत के ऊपर रंजीदा हैं, गमज़दा हैं और उनके दिल अफसुर्दा हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा लॉस है उनका जाना दुनिया से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। रहबर मुअज़्ज़म दुनिया के रफ्तार माफेली निगरान ओना बुजीन वालान शुमा चजूरी می‌بینید تو مستقبل ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک جمله معروفی در ایرانمون داریم که اون اینه که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. از دست دادن رهبر کبیر ما برای ما سخته، اما جمهوری اسلامی ایران قائم به شخص نیست، یک ساختاره و شما دیدین که بلافاصله شورای رهبری تشکیل شد و دستورات نظامی در دوران زنده بودن رهبر معظم صادر شده. خود ایشون ساختار رو بسته و هیچ خللی در اداره کشور وجود نداره و دشمن آرزوی رژیم چنج رو به گور خواهد برد. इनका कहना है कि जो है रहबर मुअज़्ज़म का दम हमें सबको है और वो भुला नहीं सकते हैं, मगर इराक का जो निज़ाम है वो फकत निज़ाम जो है किसी एक फर्द पर नहीं है, एक पूरी साख्तार है, पूरा निज़ाम है, एक सिस्टम, उसके तहत ये सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक काबीना है वो इसको आगे लेकर चलेगी। और ये जो रजीम चेंज का एक ख्वाब है अपना सेहुनिस्ट का, अमेरिका का और जितने भी कुफार ये मिलकर चाहते हैं कि यहाँ की तब्दील हो जाए, रिजीम चेंज हो, ये इनका ख्वाब जो है देरीना ख्वाब ही रहेगा और इंशाल्लाह ये सब कब्र के अंदर जाकर, कब्र के अंधेरों में जाकर इनका ख्वाब पूरा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बड़ा कंसर्न भी ये है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुसूसी तौर पर ईरान के रजीम चेंज के हवाले से जब वो बात करता है तो नए सुप्रीम लीडर की तैनाती को भी उसने मुस्तरद किया और वो अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहता है। जो ईरानी कौम के जज्बात हैं डेफिनेटली वो इंटायरली डिफरेंट है। तो किस तरह से आप जितनी भी तैनाती अब होगी नए सुप्रीम लीडर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे? ये भी सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता ऐसी कोई भी लीडरशिप रोल के अंदर ऐसा कोई भी शख्स जिसको वो नापसंद करता है या जो उसकी मर्जी से नहीं आया। عرض کردم جمهوری اسلامی ایران یک کشور ضعیف نیست، مثل بعضی از کشورهایی که مثلا آمریکا شب تصمیم بگیره و صبح بیاد اون کشور رو فتح کنه. جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگی است، منابع بزرگی داره، مردم بزرگی دارن. شما نگاه کنید هر شب
مردم در سراسر کشور تو خیابون‌ها هستن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. هیچ قدرتی نمیتواند ملت ایران رو به زانو در بیاره و نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیروهای قدرتمندی هستند. اینها در واقع اطلاعات غلطی است که در رئیس جمهور جنایتکار آمریکا داده شده و ایشان هیچ شناختی از جمهوری اسلامی و ساختار اون و ارتباط تنگاتنگ مردم با حاکمان جمهوری اسلامی نداره و در واقع داره خوابهاشو تعریف میکنه. جمهوری اسلامی هست و دونالد ترامپ به قبر خواهد رفت. तो कहना है कि जो ट्रम्प जो है साल ख्वाब ये पूरा नहीं होगा। ईरान का किस्वर जो है ये कोई आम किस्वर नहीं है, मजबूत किस्वर है। ये ज़ईफ किस्वरों की तरह नहीं है कि आप किसी टाइम भी चाहें किसी को भी उठा के चले जाएं और किसी के आप जो है लीडर को मार दें। ईरान की कौम जो है मजबूत कौम है, 24 घंटे जो खयाबान पर आई हुई है और रहबर मौज़म के हिमायत में जो है वो बयानात दे रही है। ये जो इनका ख्वाब है कि ये समझ रहे हैं कि अवाम इनका साथ दे देगी, अवाम का कोई साथ इनके साथ नहीं रहेगा और इनका बहुत जल्द इनके ख्वाब जो है और ये खुद भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कब्र में जाकर आराम करेगा। अच्छा, एक और जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जिस तरह से ईरान ने जब रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, अब तक जितने भी ऑपरेशन किए, चाहे अब अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया हो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर ये जितने भी अहदाफ ईरान ने अपने सेट किए थे, तो क्या ईरान ने उन तमाम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है? एक तो ये सवाल है और दूसरा कनेक्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर ये लंबी चलती है जंग, इस हवाले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते अमरीका, तो क्या ईरान उसके लिए भी तैयार है? ईरानी कौम और ईरानी डिफेंस फोर्सेज और पूरी तरह से आपके पास तैयारी है उसकी सर? ببینید ما یک مطلب کشور ما اعلام کرده، هم دولت ما هم وزارت خارجه اعلام کرده که ما همسایگان خودمون رو و خاک همسایگان خودمون رو نمیزنیم. ما فقط پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل رو در کشورهای عربی و همسایگان میزنیم. ما کشورهای عربی رو برادر خودمون میدانیم. هر جا که لانه شیطان و پایگاه‌های آمریکایی باشه ما فقط پایگاه‌ها و منافع اونها رو میزنیم. ترجمه फरमा रहे हैं कि हम जो है किश्वर जो हमारे हमसाए अरबी ममालिक हैं, हम उनके तरफ अहदाफ जो लगा रहे हैं वो उनके किश्वर को नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ जो है अमेरिका के अहदाफ जो वहाँ पर हैं, उनके एम्बेसीज हैं, उनके जो है बेसिस जो है, हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं। बाकी तो जितने भी किश्वर हैं ये हमारे हमसाए भाई मुल्क हैं और हमारे दोस्त हैं और हमारी ये दोस्ती इनके साथ कायम रहेगी। اما در خصوص اینکه به کجا خواهد رسید، ما از قبل آمادگی لازم رو کسب کردیم. ما پیشبینی جنگ طولانی رو کردیم و همه امکانات لازم از سلاح و غیر سلاح رو برای یک جنگ طولانی آماده کردیم و به شما اطمینان میدیم که ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در این جنگ پیروز خواهد شد. अगर तो कहना है कि हमने ये जंग को पहले से ही इस तरीके से तूलानी जंग लड़ने के लिए हमने अपने आप को, हमारी अपनी आवाम को आमादा किया हुआ था और हम आमादा हैं और इंशाल्लाह आपको इत्मीनान देते हैं कि आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह हम ईरान जो है पीरूज होगा और दुश्मन का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली, पाकिस्तान का जो रोल है, इस्लामी मुल्क भी है, बरादर इस्लामी मुल्क है, इससे पहले भी पाकिस्तान हमेशा अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा हुआ। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। अभी भी यहाँ पर हम कंडेम कर रहे हैं अमरीकी इसराइली हमलों को ईरान के ऊपर और खामनाई साहब की शहादत के ऊपर। यहाँ पर भी पूरी कौम गम और दुख में डूबी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जो रोल प्ले किया है, क्या वो काफ़ी है या इस हवाले से मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? ठीक है, राब्ता मुनक़त है। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर सईद तालिबी नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है और उनके सेंटिमेंट्स को बखूबी फ़ील किया जा सकता है कि वो एक काम तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, कंपोज तरीके से जिस तरह से वो तैयारी करके बैठे हुए हैं और जो नुकसान उन्होंने उठाना था वो उठा चुके हैं। लेकिन उसके बाद पूरी ईरानी कौम और पूरी ईरानी डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ वो इस जंग से ना तो घबरा रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। उल्टा अमेरिका इसके ऊपर सोचने पर मजबूर ज़रूर हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह से वो सोच रहा है कि वो एक बड़ा नुकसान करेगा, मज़ीद कार्रवाइयाँ करेगा, तो शायद
ईरान उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमने इनसे गुफ्तगू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से वो बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत ही जवामर्दी के साथ हौसला रखते हुए इस जंग में उतरे हुए हैं। और यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ ईरान कर रहा है वो अमेरिका को ज़रूर पता चल रहा है कि जो कार्रवाइयाँ और जवाबी कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं वो किस कदर तेज़ी से हो रही है, उनका रिस्पांस किस रैपिड तरीके से आ रहा है। और अगर ईरान कहता है कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजेगा तो क्या वहाँ पर जाकर उसको वो नताइज या वो कामयाबियाँ मिल जाएंगी, इसके ऊपर भी वो अभी सोचने पर मजबूर ज़रूर हुआ है। क्योंकि ऐसी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अमेरिका की कि जहाँ पर उसने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हों और वहाँ से वो जंग जीत कर निकला हो। और यहाँ पर ईरान है, एक इस्लामी मुल्क है और उनका जज्बा जो है वो हमने देखा है जिस तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब का था और जो बयानात उनकी रिहाइशगाह पे उनकी शहादत के बाद आए वो भी किसी भी इंसान के ईमान को ताज़ा करने के लिए काफ़ी हैं। और जो पीछे बैठे हुए लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें जंग में नहीं जाना या हम जंग नहीं करना चाहते, तो वो भी अब चाहते हैं कि अपने मुल्क के दिफा के लिए इस्लाम की एक मजबूत कले की हैसियत से वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे और आखिरी हद तक आखिरी शख्स, आखिरी मुसलमान भी वहाँ पर जंग लड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो अभी तक नुकसान हुआ है उसके अंदर ये बताया गया है कि ईरान में जो अमरीकी और इसराइली हमले हुए हैं वहाँ पर ईरानी 1230 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो ईरानी हमले हुए हैं डेफिनेटली वो बेसिस पर हो रहे हैं और वो डायरेक्ट फ़ौजियों पे हो रहे हैं। वो 6 अमरीकी फ़ौजी अभी तक हलाक हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनकी कार्रवाइयाँ पानी के अंदर भी जारी हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने काम किया है कि एक जंगी जहाज़ को डुबोया है समंदर के अंदर, ये भी संगीन जुल्म किया है उन्होंने और इसके नताइज भी इनको भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब से भी इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है ईरान के मामले के अंदर, हम देख रहे हैं कि बहुत से मुल्क उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम रशिया के स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं, चाइना के स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल अपने स्टेटमेंट दे रहा है और कंडेम कर रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इससे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त परेशान सूरत हाल के अंदर है। और इसके साथ साथ न सिर्फ ईरान को बल्कि दूसरे मुल्कों की सूरत हाल भी आपके सामने कि वहाँ पर भी लोग परेशान हैं और उनको नुकसान भी पहुँच रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अभी तक जारी है। अब जो लेटेस्ट अपडेट है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन की पहली परवाज़ जो पहुँची है वो 5 दिन के बाद कराची पहुंची है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग फंसे हुए थे और वो वहाँ से अपने अपने मुल्कों को वापस जाना चाहते थे, चाहे वो पाकिस्तान के हों या किसी और मुल्क के हों। तो ये सिचुएशन बहुत ही परेशान कुन थी कि फैमिलीज़, बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं और वहाँ पर ईरान की जानिब से जो अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन की 5 दिन बाद एक पहली परवाज़ है जो आज कराची पहुँची है। ये एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ है EK602 जो 28 फरवरी से दुबई में फंसे हुए मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची और इस परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट ज़राए का ये बताना है कि एमिरेट्स एयरलाइन यूएई में फंसे हुए मुसाफिरों को रिलीफ परवाज़ों के ज़रिए अब इनखला करी है। 5 दिन के बाद ये एक पहली परवाज़ है जिसने उड़ान भरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खलबली मची हुई थी और काफ़ी परेशान लोग थे। इस सारी सूरत हाल पर मशरिक़ वस्ता की और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन करें मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, हम एग्जैक्टली तो पहले बात कर रहे हैं ईरान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, जो ऑपरेशन उन्होंने किया है और जो नताइज, जो हदाफ उन्होंने अपने रखे थे उनको वो कामयाबी से निशाना भी बना रहे हैं। क्या आपको लगता है सर कि जिस तरह से उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसराइल अमरीका जिस तरह से अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, क्या वाकई ही उसी लेवल का नुकसान वो कर पा रहे हैं, वो अपने नताइज, अपने हदाफ हासिल कर पा रहे हैं ईरानी डिफेंस फोर्सेस और ईरान जिस तरह से वो चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या जिसका नुकसान पहुंचाने का वो सोच सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अभी तक तो कोई इस तरह का नुकसान ये नहीं पहुंचा सके, सिवाय इसके कि जो उन्होंने ईरान की जो आला क़यादत थी उनको शहीद कर दिया और अली खामनेई साहब को और उनके साथ जो बड़े उनके लीडर थे डिफेंस फोर्सेस के, उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है, देखिए इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव है कि बस आके रिजीम चेंज। अभी तक अमेरिका अपने
में अभी कामयाब नहीं हो सका। और जिस तरह से उन्होंने एयर सुपीरियरिटी की बम्बार्डमेंट की वहान के अंदर, तो उसके बाद वो अभी तक अपना कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके हैं, ठीक। क्योंकि ईरान के अंदर आप देखें कि पूरा गवर्नमेंट उसी तरह काम कर रही है और एक के जाने के बाद दूसरा सक्सेसर उसकी जगह को टेक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा नुकसान ईरान का हो गया है, तो वो भी दावे कर रहे हैं कि हमने फला मुल्कों पर जो बेसिस थी अमेरिका की उनको निशाना बनाया है। तो आपकी नज़र में इस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे हम यूएई की अभी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ भी करना बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए थी, ज़रूरत थी वक्त की? सर, ईरान की जाए तो उनका ये है कि जंग रोकी जाए, उनका ये ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह से जंग को जो है रोका जाए। तो जंग रोकने के लिए यानी अमेरिका और इसराइल का एग्रेशन को स्टॉप किया, तो उसके लिए जरूरी है कि इसको आप प्रेशराइज करें और इसराइल को नहीं और अमेरिकन इंतजामिया, उनकी जो कांग्रेस है, सेनेट है, उसको प्रेशराइज किया जाए। और प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने से इन गल्फ कंट्रीज के अंदर उन टारगेट किया। अब ये कंट्रीज के अंदर जो पेट्रोल की जो इंडस्ट्रीज है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये आप देखिए कि फॉर द टाइम भी ये हाल्ट हो गई है। कतर ने एलएनजी की बरामद रोक दी है और तमाम एरिया के अंदर जो है वो हुर्मुज़ जो है बंद है, तो तेल भी नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से प्रेशर बिल्ड करना मकसद है उनका। तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही, और उसके बाद आपके पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं है, उनके ऊपर एक एग्रेशन हो रहा है। हाँ, बाकी दुनिया के हिसाब से, हमारे हिसाब से डेफिनेटली जैसे सऊदीया के साथ वो हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, तो हमने ईरान से बात की कि भाई आप इस तरह का एग्रेशन ना करें सऊदीया के साथ एटलीस्ट, क्योंकि उनके साथ हमारा दिफाई पैक्ट है। तो उन्होंने भी कहा कि जी हमें एश्योरेंस दिला दिया आप सऊदी अरब से कि उनके बेसिस इस्तेमाल ना हो हमारे खिलाफ, तो हमने वो उनको एश्योरेंस तकरीबन दिला दी है, तो मामला सेटल हो गया। ठीक है। और अभी तक जो ईरान ने कार्रवाइयाँ की हैं, आपको लगता है कि उनके इतने बड़े नुकसान के बाद ईरान अभी मजीद इस जंग में जाएगा, मजीद कार्रवाइयाँ करेगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तो कोई इतना बड़ा नुकसान किया नहीं है उन्होंने, वहाँ पर कोई जवाबी इस तरह से कोई हुआ नहीं है अटैक या नुकसान, आप समझ रहे हैं कि इतनी ताकत रखता है, इतनी कुव्वत रखता है, इतनी प्लानिंग करेगा कि वो नुकसान कर सके और लंबी जंग में जा सके ईरान? देखिए, ईरान की जो इस वक्त आवाम है तो वो तो यूनाइटेड हो गई है, उसके अंदर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट जो है वही ईरान की आवाम जो थोड़े अर्से पहले इस रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, वो अब सब एक हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये सब मुत्तहिद हो गए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ईरान के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। जहां तक रह गया दिफाई साजो सामान का ताल्लुक, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके पास कितने अभी मिसाइल, कितनी मिसाइल बैटरीज और लॉन्चर्स इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि इनके पास यही वेपन है मिसाइल का, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, और उसके लॉन्चर का। अल्लाह करे कि अगर ये सस्टेन कर जाते हैं 20-25 दिन, समझता हूँ के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसराइल पे तो कोई प्रेशर नहीं है, इसराइल तो चाहता है कि अमेरिका ईरान उलझे रहे और अमेरिका जो है इनकी ईंट से बजा दे और जितना वो डैमेज कर सकते कर दे। तो उनको तो सिर्फ जो है वो जुल्म करना जानते हैं, वो चाहते हैं कि जितना जुल्म हो जाए इस मुल्क पर वो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो अगर ईरान सस्टेन कर जाता है 25 दिन, ठीक है, महीना, मैं समझ ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। अभी आप देखिए कि सेनेटर्स का और कांग्रेस का बहुत प्रेशर इसके ऊपर आ चुका है, फिट कर दिया उनको। लेकिन आप देखिए कि 47 सर आवाज आ रही है आपको? मेजर साहब मजीद क्या साइज? जी मुझे आवाज आ रही है। जी अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे ये ईरान अगर सस्टेन कर जाता है अमेरिका का प्रेशर और ये इजराइल का कि ये 25 दिन तक फाइट कर लेता है, मजीद 25 दिन 30 दिन और, तो मैं समझता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा जंग बंद करने के लिए, और हो सकता है कि ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि उनके पास भी इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। अच्छा, कंट्रीज के पास भी इंटरसेप्टर मेजर साहब, सिर्फ एक यही रीजन हो सकती है, सिर्फ यही प्रेशर हो सकता है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि देखें आपने हुर्मुज़ भी बंद कर दिया है और बाकी प्रेशर्स की भी आप बात कर रहे हैं, क्या यही वजह बनेगी इस सीज फायर की? या फिर जिस तरह से हम बात करते हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, वहाँ पर हम एक मुआहिदा किए हुए हैं सऊदी अरब के साथ, ट्रम्प डेफिनेटली सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है,
और उनको मानता है, उनकी तारीफ करता है, तो आप समझते हैं कि क्या फील्ड मार्शल साहब भी इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? पाकिस्तान की भी ये लाइंस हो सकती है आने वाले वक्त में, क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में भी कोई प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात को देखते हुए तो ये बड़ा क्लियर है कि देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ये अटैक इसलिए नहीं किया कि किसी मुल्क की मीडिएशन वो एक्सेप्ट करें। ठीक है। मीडिएशन तो हो रही थी ओमान के साथ, स्विट्जरलैंड के अंदर, और ऑलमोस्ट जो है ये आपने देखा कि इसका नतीजा भी आ गया था। और ओमान के जो है उन्होंने हुक्मरान ने बताया था कि जी ईरान मान गया है कि वो यूरेनियम को जो है वो 0 लेवल पर ले आए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अटैक किया। तो इनका मकसद मीडिएशन तो ये बिल्कुल नहीं। मीडिएशन उस वक्त एक्सेप्ट करें ठीक, जब ये वीक पड़ जाएंगे। ठीक है। आप समझ रहे हैं कि मीडिएशन नहीं हो सकती, खुद से नुकसानात अगर होते हैं और उनको रियलाइजेशन होती है तो वो जंग बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस, सही समझा, इसके चांसेस कितने % है सर? क्योंकि इसके ऊपर अगर हम एक फ्री डिबेट करते हैं या एनालिसिस लेते हैं तो इस तरह से बात बनती हुई कुछ नजर आ नहीं रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये 10, 20, 25 दिनों की बात है? जी, मेरा ख्याल है कि बस ये 25 दिन से महीने की बात है। अगर ईरान इसी तरह से काउंटर अटैक करता रहेगा और इनके इंटरसेप्टर कंज्यूम होते रहेंगे उनके बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, तो मैं समझता हूं कि इनका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इनके पास इतना स्टॉक नहीं है और अमेरिका पे प्रेशर बढ़ रहा है। इंटरनल अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा अपोजिशन क्रिएट हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान की फतह होगी अगर 25 दिन या महीना ये सस्टेन कर जाता है तो। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर जो कुर्द अस्करियत पसंद गिरोहों के हवाले से तुर्किया ने एक बयान दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुर्किया का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई इनकी जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन पर हम बहुत ही गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये खुद ईरान की सलामती के लिए भी खतरे हैं और इलाकाई अमन के लिए भी खतरे हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, इस स्टेटमेंट का जाहिर है कि उनका ये अपना जाहिर है कि उनका अपना कंट्री इज अफेक्टेड है कुर्दों से, और उन्होंने कुर्दों के खिलाफ काफी जो है वो मुहाज बनाया है। तुर्की ने काफी इन पे फाइट की है, तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ कुर्द आके कोई कामयाबी हासिल करे, उनकी पीपल बॉर्डर के साथ आकर इधर बैठ जाए। ठीक है, तो मैं नहीं समझता। बाकी ये लिप सिंक है और लिप सर्विस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ना तुर्की किसी जंग में शामिल हो सकता है इस वक्त। हाँ, वो अमेरिका पर प्रेशर जरूर डाल रहा है कि आप ये कुर्दों को इस्तेमाल ना करें। अगर ये यहाँ पे स्ट्रेंथन हो गए, और मैं नहीं समझता कि कुर्द वहां जाके कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ईरान में इस वक्त एक मजहबी रिलीजियस गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों के साथ एक रिलीजियस यूनिटी है, हार्मनी है, उस वक्त मुत्तहिद। तो इन्होंने 10 साल इराक के साथ जंग लड़ी है, ठीक है, कुर्दों के साथ पहले स्क्रिमिश हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि ये कुर्द फैक्टर से अमेरिका कोई बड़ा जो है वो फैक्टर को चेंज करा सकेगा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, तो इतना आसान नहीं है ईरान को ज़ेर करना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे मिडल ईस्ट और ईरान की सूरत हाल के हवाले से, और जहाँ तक ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर इराकी कुर्दों ने भी हमला किया है, तो इस बात को बिल्कुल निगेट कर रहे हैं अमरीकी हुकाम और दावा कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो अभी भी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन ज़रूर तुर्किया ने अपना ये कंसर्न शो किया है। लेकिन इस जंग के हवाले से जितनी भी डिटेल्स थी उनको देखते हुए यही लग रहा है, जो अभी बात भी कर रहे थे मेजर साहब, कि अभी किसी की मीडिएशन की, किसी के इंटरवीन करने की स्टेज पर ये जंग नहीं है। शायद आगे जाके जिस तरह से इंटरसेप्शन जारी है, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, बड़ी मजबूत होती है, और वहाँ पर अमेरिका को पसपाई होती है, इसराइल को मुँह की खाना पड़ती है। तो इसी सिचुएशन, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद ये खुद डिफ्यूज़ हो जाएगी और ये सिचुएशन थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, और फिर उसके बाद कोई मीडिएशन करे, उसके बाद कोई बात करे दोनों के साथ, तो वो फ़ायदेमंद, वो सूदमंद हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अभी नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये सिचुएशन अभी एज इट इज़ जारी रहेगी, और ईरानी कौम जो पहले डिवाइड थी वो अब यूनाइटेड हो चुकी है, और वो भी फुल चाहते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करें। और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद तो वहाँ पर ज़ाहिर है एक मजहबी सेंटिमेंट अभी इस वक्त अरूज पर है, और उस मजहबी सेंटिमेंट का जो गलबा है इस यूनिटी के ऊपर है वो, और ये यूनिटी डेफिनेटली किसी भी जंग के अंदर जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कौम के लिए। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।